नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की बातें पॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि इसमें हम चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार के विद्यमान नवरत्नों या नौ रत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चंद्रगुप्त सेकंड के विजय अभियानों और उसके कुशल शासन से बात शुरू की थी, लेकिन उनका योगदान केवल सैन्य विस्तार तक सीमित नहीं था। उनके शासनकाल में भारतीय संस्कृति, साहित्य और विज्ञान ने अद्वितीय प्रगति की। तो चलिए जानते हैं उन नौ रत्नों की कहानी जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग को गढ़ा। दोस्तों, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के दरबार में नवरत्न यानी नौ रत्न विद्यमान थे। ये नौ व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। वे साहित्य, विज्ञान, खगोल शास्त्र, संगीत, चिकित्सा और काव्य के क्षेत्र में महान योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। इन नौ रत्नों का महत्व केवल उनके कार्यों तक सीमित नहीं था। वे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार की प्रतिष्ठा के प्रतीक थे और गुप्त साम्राज्य के सांस्कृतिक गौरव को दर्शाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं दोस्तों, इन अद्भुत विद्वानों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला मैं नाम लेना चाहूँगा कालिदास का। जी हाँ, यही हैं कालिदास, जिन्हें कहा जाता है कवि सम्राट, द एम्परर ऑफ पोएट्स। सबसे पहला नाम कालिदास का ही क्यों, इन्हें क्यों कहा जाता है कवि सम्राट? तो कालिदास भारतीय साहित्य के महानतम कवियों और नाटककारों में से एक हैं। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से कुछ का नाम मैं लेता हूँ। आपने इनमें से कईयों को सुना होगा, इनको पढ़ा भी होगा, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों, ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्रेम और कर्तव्य की अनोखी कहानी है। दूसरी रचना है कालिदास की मेघदूत। यह यक्ष और उसकी प्रेमिका के लिए मेघ यानी बादलों के माध्यम से संदेश भेजे जाने का अद्भुत वर्णन है। तो दोस्तों, जब भी समय मिले मेघदूत पढ़ें आप। अगला नाम मैं लेना चाहूँगा रघुवंशम। रघुवंश के राजाओं की गौरवशाली गाथा। तो दोस्तों, ये कालिदास की कुछ रचनाएं थीं। कालिदास ने बहुत लिखा है, बट हम तीन चार भी याद कर सकें और समय पर उनको बता सकें तो काफ़ी होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। कालिदास की कविताएं प्रकृति के अद्भुत वर्णन और गहन भावनाओं के लिए जानी जाती हैं। उनकी कृतियां आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तो चलो दोस्तों, अगले नवरत्न का नाम लेते हैं। वो है वराहमिहिर। वराहमिहिर, इनको माना जाता है मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जी ज्योतिषाचार्य। तो हमारे दूसरे रत्न हैं वराहमिहिर, जो खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के विशेषज्ञ थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है वृहद संहिता। वृहत संहिता, जिसमें खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र और मौसम विज्ञान का वर्णन है। इसके अलावा उन्होंने पंचसिद्धिका तंत्रिका लिखा, जो खगोल शास्त्र के 5 सिद्धांतों का संग्रह है। पंचसिद्धि तांत्रिका। वराहमिहिर की विद्वता ने गुप्त साम्राज्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी सुदृढ़ बनाया है। दोस्तों, वराहमिहिर के बाद अगला नाम मैं लेना चाहूँगा आर्यभट्ट का। जी हाँ, द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट, गणित के जनक। तो तीसरे रत्न हैं आर्यभट्ट,
जिन्हें भारतीय गणित और खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी कृति आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। उन्होंने दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम और शून्य यानी कि जीरो की अवधारणा को विकसित किया था। तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल होने और अपनी धुरी पर घूमने की बात भी कही, जो उनके समय में अपने समय से बहुत पहले कह दिया, या यूं कहे कि जो उस समय बहुत आगे की सोच थी। तो दोस्तों, तीसरे रत्न थे आर्यभट्ट। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चौथे रत्न की बात करते हैं। तो चौथे रत्न हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के मास्टर, तो मास्टर ऑफ आयुर्वेदा। ये आयुर्वेद चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। इनके नाम से आयुर्वेद का उपयोग न केवल चिकित्सा के लिए बल्कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी किया जाता है। उन्होंने कई औषधीय पौधों और उसके उपयोगों का वर्णन किया है। उनके योगदान के कारण ही आज भी धन्वंतरी को चिकित्सा जगत में विशेष स्थान प्राप्त है। अगले हमारे स्टार हैं, नवरत्न के हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह पांचवें रत्न हैं। अमर सिंह जो संस्कृत के महान कोशाकार थे, जिनकी प्रसिद्ध कृति अमरकोश संस्कृत शब्दों का एक व्यवस्थित संग्रह है। यह ग्रंथ आज भी संस्कृत व्याकरण और शब्दावली के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप नाम याद रख सकते हैं, अमरकोश, अमर सिंह के नाम से, कोश मतलब संग्रह, और यह संस्कृत व्याकरण और शब्दावली का संग्रह है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और छठे रत्न का नाम लेते हैं। वो हैं शंकु, जो वास्तुशास्त्र यानी कि आर्किटेक्चर के महान विद्वान थे। उनके कार्यों ने गुप्त काल की स्थापत्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने भवन निर्माण, नगर नियोजन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सिद्धांत आज भी वास्तुशास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, सातवें रत्न थे वेताल भट्ट, जो तंत्र और धर्मशास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना की और गुप्त साम्राज्य में धर्म और तंत्र से जुड़े अनुष्ठानों को संगठित किया। दोस्तों, आठवें रत्न थे घटकपर या घटकपरा। घटकपरा जो एक प्रतिभाशाली कवि और कलाकार थे। उनकी रचनाएं प्रकृति, प्रेम और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती थी। उनका साहित्य गुप्त काल की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, नवे जो रत्न हैं वो हैं छकपदक, जो ज्योतिष और खगोल शास्त्र के विद्वान थे। KSHAPANAKA छत्रकपनक। उन्होंने खगोल शास्त्र और ज्योतिष के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की और उनके अध्ययन ने साम्राज्य को वैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध बनाया। तो दोस्तों, ये थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के विद्वान वे 9 रत्न, जो गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग के प्रमुख स्तंभ थे। उनके योगदान ने भारतीय संस्कृति, विज्ञान और साहित्य को नई ऊंचाई दी। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि एक महान शासक केवल अपनी सैन्य ताकत से ही नहीं, बल्कि विद्वानों और कलाकारों के संरक्षण से भी महान बनता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत और बाहरी आक्रमणों के प्रभाव पर चर्चा करेंगे।
हूण जैसे आक्रमणकारियों ने कैसे गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर किया, यह जानने के लिए जुड़े रहें। यह आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। नवरत्न की गाथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, कला और संस्कृति का संरक्षण किसी भी सभ्यता को महान बनाता है। धन्यवाद।